सर लगातार आप लोग जो है जो है जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? और सबसे पहले अडवाणी जी ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू किया था। सर चुनाव आयोग तो कहता है ना कि ईवीएम को हैक करके दिखाएं। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग फिर भी कम हैं। जिस देशों में लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आपकी हार हुई और झारखंड में भारी बहुमत से जीते, लेकिन वहां फिर ईवीएम क्यों क्यों नहीं आया झारखंड में? जिस दिन जो फिगर दिया गया था चुनाव के दिन और जो रिजल्ट के दिन आता है, उसमें लाखों करोड़ों वोट वोट का अंतर आता है। इंडिया अलायंस की जिस तरीके की हार हुई, 35 साल का किला ढह गया रामगढ़ और बेलागंज का। ये सेमीफाइनल तो अगेन ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। जब प्रशांत किशोर आए, लगता है आपको कि वोट बैंक क्यों बिखरा हुआ है इंडिया अलायंस में? तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रशांत किशोर जी के नाम पर या जनसुराज के नाम पर वोट मिला हो, ऐसा तो नहीं दिखता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमुद कुमार। बिहार में उपचुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद जो है इंडिया अलायंस जो है अपना विचार विमर्श कर रही है। झारखंड में भी इंडिया अलायंस भारी बहुमत से जीती है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस नेता और पूर्व डीजीपी तमिलनाडु करुणा सागर से। सर लगातार आप लोग जो है जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? देखिए कुमोद जी, पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद और एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आपको साधुवाद। ये ईवीएम का एक लंबा इतिहास है और सबसे पहले अडवाणी जी ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि ये गलत है और भारत जैसे देश में इसकी उपयोगिता नहीं है। उसके बाद बीजेपी के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। उन्होंने एक किताब लिखी कि ईवीएम से कैसे धांधली की जा सकती है। और 2014 के पहले आप आज के प्रधानमंत्री जी की बाइट्स देखिए, तो उन्होंने इसी बात को दोहराया कि देखिए हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग फिर भी कम हैं। जिस देशों में लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक पूरी जो प्रक्रिया है और जिस तरह से चुनाव में और चुनाव आयोग जो है उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर एक संदेहास्पद। सर चुनाव आयोग तो कहता है ना कि ईवीएम को हैक करके दिखाएं। चुनाव आयोग ने कभी किसी को ईवीएम को हैक करने का मौका नहीं दिया है और बहुत सारे लोगों ने ईवीएम हैक करने 2 दिन पहले किसी ने ईवीएम हैक करने की बात की तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र में सोलापुर में एक गांव के लोग जो जहां 2000 से ज्यादा वोट है, उनका कहना है कि जो जो ईवीएम का रिजल्ट आया है वो गलत है और हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। ठीक है, उससे चुनाव के। लेकिन सर महाराष्ट्र में आपकी हार हुई और झारखंड में भारी बहुमत से जीते, लेकिन वहां फिर ईवीएम क्यों क्यों नहीं आया झारखंड में? देखिए, ये एक इसके बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने बहुत बातें की है कि जहाँ सरकार इनकी है, वहाँ पर ये मैनेज करना आसान है इनके लिए। जहाँ सरकार नहीं थी, वहाँ आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे हमने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में, तो आप बोलते हैं कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और स्पीड आ जाता है। पहले जब बैलेट पेपर से भी जो चुनाव होते थे, तो 5 बजे तक चुनाव होता है और 6 बजे एक फिगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया जाता था, जो करेक्ट किया जाता था करीब 8 साढ़े 8 बजे, और वो फाइनल फिगर होता था। आज देखा जा रहा है कि चुनाव होने के 1 सप्ताह 10 दिन बाद तक फाइनल फिगर नहीं होता है और जो जिस दिन जो फिगर दिया गया था चुनाव के दिन
और जो रिजल्ट के दिन आता है उसमें लाखों करोड़ों वोट का अंतर आता है। इसके अलावा आप जब वोटर लेकिन लिस्ट, सर भाजपा तो कह रही है ना कि जहां ईवीएम का शक वहां आप कैंडिडेट मत उतारिए। तो भाजपा क्या ये कहना चाहती है कि वो ऐसा लोकतंत्र में विश्वास करती है जिसमें सिर्फ एक पार्टी भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा ही चुनाव जीतेगी? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? सर अब लौटते हैं बिहार उपचुनाव पे। जिस तरीके से हार भी इंडिया अलायंस की 4 सीटें जो है हार गई है, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। जिस तरीके से जनसुराज ने प्रदर्शन किया, जनसुराज ने कहा कि अगली बार जो है 25 में चुनाव होंगे उसमें हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए भी जो है कह रही है कि ये सेमीफाइनल मान लिया जाए। और इंडिया अलायंस की जिस तरीके के हार हुई, 35 साल का किला ढह गया रामगढ़ और बेलागंज का। पहले तो कुमोद जी, ये किला और गढ़, जी ये पत्रकार ये सब एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं और ये सामंतवादी एक्सप्रेशन है। जी लोकतंत्र में कोई किला नहीं होता है, कोई गढ़ नहीं होता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर चुनाव में जनता को मौका मिलता है अपना कैंडिडेट चुनने के लिए। तो चुनाव हुआ, चुनाव में हमारी गठबंधन की हार हुई और इस हार से हम सीखेंगे। और जब एनडीए जब कॉम्प्लेसेंट हो रही है, जब उनको लग रहा है कि उनका रास्ता आगे का बहुत आसान है और हमें अपनी जो कमियां रही उन कमियों की समीक्षा करके और उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और जब 2025 का चुनाव होगा तो वो अ, जो फाइनल होगा, वैसे भी सेमीफाइनल नहीं होता है जी क्योंकि भाजपा सेमीफाइनल, तो कर रही है सेमीफाइनल जीत ले। देखिए सेमीफाइनल खेल में होता है कि सेमीफाइनल में जो टीम दो में से एक टीम जीतती है, चार में से दो टीम जीतती है और वो फाइनल खेलती है। यहाँ वैसी बात तो है नहीं कि जो सेमीफाइनल में जीता या हारा उसको फाइनल में तो मौका मिलने वाला नहीं है। तो अभी ये सेमीफाइनल तो अगेन ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के एक साल के अंदर चुनाव होगा, चाहे वो समय पर हो या उसके पहले हो, जब भी हो एक साल के अंदर चुनाव होना ही सर होना है। प्रशांत किशोर को एक्स फैक्टर मानते हैं जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई? और प्रशांत किशोर पहले आप आरोप लगाते थे कि असदुद्दीन अवैसी एएम जो है मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आए, लगता है आपको कि वोट बैंक क्यों बिखरा हुआ है इंडिया अलायंस में? नहीं, इंडिया के वोट में वैसा कोई बिखराव नहीं हुआ है। और प्रशांत जी ने तो कहा था कि वो 2025 की लड़ाई को 2024 में ही सलटा लेंगे। लेकिन आपने देखा कि दो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके जो कैंडिडेट्स थे उनका जमानत जब्त हुआ। और जो बेलागंज में जो वोट आया है तो उनके कैंडिडेट जो अमजद थे वो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे जी और इसके पहले भी वो इतना वोट ला चुके थे, तो वो अमजद का खुद का वोट था। और जहाँ तक इमामगंज की बात है तो जगदीश पासवान वहाँ के लोकल थे, डॉक्टर थे और लोगों की से जुड़े हुए थे, जी तो इनका व्यक्तिगत वोट था। तो इन चारों को मिला के 6% की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रशांत किशोर जी के नाम पर या जनसुराज के नाम पर वोट मिला हो, ऐसा तो नहीं दिखता है। तो वो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 10% से ऊपर वोट वोट जो है वोट प्रतिशत जो है बढ़ा है, इसको 25 में और बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया अलायंस के जो वोट बैंक है उसको काटने की कोशिश काम करेगी। जो आप लोग बनाए हैं कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं वो उसको नाकाम करने की कोशिश करें। अब आप बोल रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन का वोट काटने की का काम करेंगे और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम जीतने के लिए लड़ेंगे। तो अब आप इस पर डिसाइड कर लीजिए कि ये सच क्या है। क्या प्रशांत किशोर जी एक वोट कटुआ पार्टी की तरह रहेंगे या चुनाव में उनके कैंडिडेट जीतेंगे भी? जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उससे तो नहीं लगता है कि उनके कोई भी कैंडिडेट की जीत हो पाएगी सर 25 में। चलते चलते एक और छोटा सा सवाल। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि हम जिस इलाके में यात्रा नहीं निकाले हैं, वहाँ ऐसा अच्छा प्रदर्शन रहा है।
अभी इधर निकालना बाकी है, इससे और भी बेहतर प्रदर्शन होगा। छोटा-सा टिप्पणी चाहते हैं इस पे? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम 2025 के बाद भी हमारी यात्रा चालू रहेगी। तो उनकी यात्रा तो चलते रहेगी, जो यात्रा चल रही है, वो उनका क्या प्लान है वो खुद बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि 25 की लड़ाई हम 24 में ही निपटा लेंगे, जो ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका था, जी। उसके हिसाब से परफॉर्मेंस तो नहीं है। और वैसे तो अगर आप चुनाव में देखेंगे तो दो मुख्य धारा की पार्टियां होती हैं, चाहे वो एक एनडीए हो या एक इंडिया हो। जी। उसके अलावा कई दूसरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, वो भी उनसे ज्यादा वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस करते हैं जैसा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी ने किया। और जैसा आपने देखा कि बीएसपी नंबर 2 पे रहा रामगढ़ में। रामगढ़ में। तो प्रशांत किशोर जी तो नंबर 2 की भी पार्टी नहीं बन पाए, नंबर 3 की पार्टी और 4 की पार्टी में पहुंच गए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व डीजीपी तमिलनाडु करुणा सागर जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।